Hello students, welcome to Bharat Group of Schools and Colleges. I am Arif sir. आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 में एक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. प्रीवियसली हमने जब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, तो हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने टोटल आउटपुट के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने स्टॉक के बारे में पढ़ा था. ये हमारा प्रीवियस लेक्चर ऑफ डिस्कशन था. सप्लाई आपको मैंने बताया था एक ऐसा कंसेप्ट है जो सेलर से रिलेटेड है और ऑफर फॉर सेल है. जो मार्केट में सेलर बेचने के लिए रेडी होता है उसे हम सप्लाई कहते हैं. व्हाट इज टोटल आउटपुट? टोटल आउटपुट टोटल प्रोडक्शन है. किसी भी प्रोडक्ट को पूरा साल जो बनाया गया है उसे हम नाम देंगे टोटल प्रोडक्शन. तीसरा, जो सेलर अपने पास सप्लाई के लिए जमा रखता है उसे हम कहते हैं स्टॉक. स्टॉक बेसिकली पोटेंशियल है जिसमें से सेलर क्या कर पाएगा? सप्लाई कर पाएगा. अब सप्लाई को लेके एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे. जस्ट लाइक डिमांड, सप्लाई भी एक रिलेटिव टर्म है. आपको इसको रिलेट करना पड़ेगा प्राइस के साथ, क्वांटिटी के साथ ही साथ टाइम के साथ. एग्जांपल लेते हैं. 10 kg राइस एट अ रेट ₹50 per kg फॉर 1 month. अगर आप देखोगे तो यहां हमने तीनों चीजों को इंपॉर्टेंस दे दी. हम लोगों ने यहां पर 10 kg लिया, दैट इज क्वांटिटी. 50 per kg लिया, दैट इज प्राइस. 1 month लिया, दैट इज टाइम. मतलब जस्ट लाइक डिमांड, आपने सप्लाई को भी 3 लोगों से रिलेट किया. देन रिमेंबर, सप्लाई को सबसे ज्यादा अफेक्ट प्राइस करेगा. हमने पढ़ा था हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई. जस्ट लाइक डिमांड भी प्राइस से रिलेटेड था, सप्लाई भी है, लेकिन सप्लाई और प्राइस का जो रिलेशनशिप है बच्चा वो डायरेक्ट है. मोर प्राइस मोर सप्लाई, लेस प्राइस लेस सप्लाई. रीजन, ये सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू है. उसे जितना महंगा दिखेगा वो उतना ज्यादा बेचेगा, वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा. ये एक बेसिक लास्ट लेक्चर का रिव्यू था. आज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई. डिटर्मिनेंट को आप एक और नाम से जान सकते हो, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी कमोडिटी का सप्लाई या तो बढ़ भी सकता है या तो कम भी हो सकता है. देखते हैं. सबसे पहला फैक्टर, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ऑब्वियसली सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी प्रोडक्ट के सप्लाई को या तो इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज कर सकता है, वो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपकी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा. रिमेंबर, प्राइस को मैं बता दूं, प्राइस एंड सप्लाई कौन से रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं? डायरेक्ट. मोर प्राइस मोर सप्लाई, लेस प्राइस लेस सप्लाई. दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि प्राइस एंड सप्लाई हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप. सेकेंड पॉइंट पे आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. हम सब जानते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए वी नीड टेक्नोलॉजी. अब ये टेक्नोलॉजी को समझो जरा. अगर मान लीजिए मैंने कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर लिया, ड्यू टू यूसेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आउटपुट बढ़ेगा. ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट हो सकता है भाई मेरा स्टॉक बढ़ जाए, हो सकता है सप्लाई बढ़ जाए. ये एक तरीका हुआ. एक और तरीका, मान लीजिए मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट का क्या कम हो गया? कॉस्ट. अब अगर कॉस्ट कम होगा तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी कम हो जाएगा और सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम. लेकिन यहाँ सेलर का फायदा है. अगर टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से कॉस्ट कम होते हैं तो उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं. कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने की वजह से चीजें सस्ती होगी.
बहुत कम ऐसा होता है। ज्यादातर हम देखते हैं सप्लाई भी बढ़ जाती है और प्राइस भी बढ़ जाता है। नंबर थर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है चीजों को बनाने का खर्चा। एग्जाम्पल है हमारे पास मर्सिडीज बेंज और आपका ऑटो रिक्शा। मर्सिडीज बेंज को बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, इसलिए उसका सप्लाई कम है। ऑटो रिक्शा को बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इसलिए उसका सप्लाई ज्यादा है। बहुत बार चीजें ज्यादा आएगी या कम आएगी ये हार्डली और मोस्टली डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। आप आईफोन्स के एग्जांपल ले लो, आईफोन भी इसी तरीके का है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए आपको उसका सप्लाई कम दिखता है मार्केट में। लेकिन आप ओप्पो, वीवो, एमआई को देखोगे, रियलमी को देखोगे, इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इसलिए इनका सप्लाई मार्केट में ज्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी किसी कमोडिटी की सप्लाई को डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। चलो आते हैं नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं बोलता हूँ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ये सब को मैंने ले लिया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में। अगर मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सुपर्ब है, क्विक, प्रॉपर डेवलप्ड है, तो चीजें प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जल्दी पहुंचेंगी, सप्लाई विल बी मोर। If there is proper mode of transport, if there is proper warehousing, if there is proper communication, if there is proper storage, अगर ये सब डेवलप है तो सेलर विल सप्लाई मोर प्रोडक्ट। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जैसे भी आपने लॉकडाउन में देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर रुक गया था, तो देखो हमें बहुत सारी चीजों का सप्लाई नहीं हो पा रहा था ना। अभी भी हमारा मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रेन बंद है, तो लोगों का मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से काफी सारी चीजों की सप्लाई क्या हो गई है, कम। अभी आप मेडिकल्स वगैरह को देखोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल नहीं है जो पहले हुआ करते थे फ्रीली, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वेयर हाउसिंग पे नहीं था। बट ड्यू टू कोविड बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अफेक्ट हो गया, चीजों की सप्लाई क्या हो गई, कम। जैसे सूनर और लेटर नॉर्मल से रिटर्न आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले की तरह हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो चीजों का सप्लाई फिर से बढ़ जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। 4 पॉइंट हो गए बेटा। 5वें पे आते हैं नेचुरल कंडीशन और यू कैन से नेचुरल कैलामिटीज। जैसे आप एग्जांपल ले लो नेचुरल कैलामिटीज में अर्थक्वेक। अभी देखो बिहार वगैरह में, आसाम में, नेपाल में जो फ्लड आया है, इसने बहुत सारी चीजों की सप्लाई को कम कर दिया। जैसे मैं खास तौर पे अगर बात करूं एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मान लीजिए फ्लड के अंदर पूरी जमीन, पूरी खेत खलिहान बह गए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सप्लाई क्या हो जाएगा मार्केट में, कम। क्योंकि ऑटोमेटिकली कौन कम हो जाएगा, टोटल आउटपुट, स्टॉक कम होगा, ऑब्वियसली सप्लाई भी कम होगा। तो नेचुरल कंडीशंस भी डिपेंड करती है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फैमिन हो गया, अभी हमारा पेंडेमिक हो गया, ये नेचुरल कंडीशन है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों की सप्लाई कम हो गई, एंड जैसे ये नॉर्मल सी आएगी चीजों की सप्लाई बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट का पॉलिसी, जैसे गवर्नमेंट हमें टैक्सेस चार्ज करता है, मान लीजिए अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्सेस चार्ज करे तो प्रोडक्ट महंगा ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है ज्यादा टैक्स वाले प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर कम बनाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट लो कर दे तो सेलर थोड़ा विलिंग हो जाएगा। सेलर सोचेगा यार गवर्नमेंट को देने वाला टैक्स कम हो गया, एक काम करता हूँ ना, फिर मैं इस चीज का प्रोडक्शन बढ़ाता हूँ, आउटपुट बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डिसाइड करेगा कि सेलर उस चीज को बेचे या ना बेचे। अब आ गया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। बीइंग अ सेलर, अगर मैं ऐसे सोचूं कि भाई कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आने वाले समय में थोड़ा सस्ता हो जाएगा या आने वाले समय में थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो
तो मैं प्रेजेंटली सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि एक ऑनियन सेलर या एक कार मैन्युफैक्चरर ऐसा सोच ले कि उसका प्रोडक्ट मान लो अभी 20 रुपीज का है आज, जिसमें वो 2 रुपीज प्रॉफिट कमा रहा है। कल वही प्रोडक्ट 22 का बिक सकता है मार्केट में, तो वो कितने का प्रॉफिट कमाएगा? 4 रुपीज। वो फ्यूचर सोच के उसने प्रेजेंट का सप्लाई मार्केट में क्या कर दिया? कम। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सप्लाई को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। ऑलवेज रिमेम्बर, यहाँ पे हुआ क्या? ड्यू टू आपका जो डिसीजन था कि आपको ऐसा लगा कि अरे यार मैं क्यों इतना सारा बनाऊं, जब मेरा प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो मैं अभी क्यों बेचूं? आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट किए ना, तो ड्यू टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, आपका एक्सपेक्टेशन आया कि फ्यूचर में 20 का प्रोडक्ट 22 में बिकेगा, 22 का प्रोडक्ट 28 में बिकेगा। फ्यूचर को सोचते हुए आपने अपना प्रेजेंट सप्लाई क्या कर दिया? कम कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे आपका सप्लाई कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। अदर्स में 2 फैक्टर है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अगर आपका प्रोडक्ट एसेंशियल है तो आप ज्यादा बनाओगे, आपका प्रोडक्ट लग्जरियस है तो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट बनाओगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, उसका सप्लाई भी ज्यादा होता है, सॉल्ट आप ले लो एग्जाम्पल, लेकिन आप लग्जरियस कार का एग्जाम्पल लो, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट हमेशा आपके कंट्री का सप्लाई कम कर देगा और इंपोर्ट हमेशा आपके कंट्री का सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि जो चीजें अगर मैंने इंडिया के बाहर भेज दी तो इंडिया में उसका स्टॉक कम तो सप्लाई कम। कुछ चीजें अगर मैंने इंडिया में मंगा ली तो स्टॉक ज्यादा, सप्लाई ज्यादा। सो ऑलवेज रिमेंबर, एक्सपोर्ट रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग सप्लाई, वेयरएज इंपोर्ट रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग सप्लाई। अब ये 8-9 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप में जाएगा, मोर प्राइस मोर सप्लाई, लेस प्राइस लेस सप्लाई। फिर आया आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी हमने देखा अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके सप्लाई बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेजर फैक्टर, जितना महंगा प्रोडक्ट उतनी कम सप्लाई है। ऑन द अदर हैंड सस्ता प्रोडक्ट ज्यादा सप्लाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट वगैरह प्रॉपरली डेवलप्ड है, मोर सप्लाई, नहीं डेवलप्ड है, लेस सप्लाई। नेचुरल कंडीशन लाइक कैलामिटीज, जिसकी वजह से भी सप्लाई कम भी हो सकती है। गवर्नमेंट का पॉलिसी ऑन टैक्सेशन, ज्यादा टैक्सेस चार्ज कर रहा है गवर्नमेंट, सो ऑब्वियसली हम सोचेंगे भाई कि ये प्रोडक्ट मत बना के बेचो, एंड वाइस वर्सा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कर लिया तो भी प्रॉब्लम है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ये सारे फैक्टर्स है जो किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, हम 4th चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स पे आ गए हैं, जो ऑलमोस्ट हमारा 50% से ज्यादा कवर भी हो गया ये लेक्चर में। अगर आप सिलेबस देखोगे तो ऑल टुगेदर देयर आर 10 चैप्टर्स, मतलब हमारे 6 चैप्टर्स ही बचे हैं। बट बेटा कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं भी आपको बता रहा हूं। हमने अभी एक नया व्हाट्सएप का ग्रुप फॉर्म किया है, आप लोग प्लीज थोड़े एक्टिव हो जाओ। मे बी अगस्त एंडिंग तक, अगस्त मिड तक या सितंबर तक हमें ऑनलाइन स्टडीज पे रहना पड़े। अटेंटिव बनो थोड़े लेक्चर्स को लेकर। देखो हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, माइक्रो मैक्रो पर था वो, उसमें 4 क्वेश्चंस है, वीडियोस अवेलेबल है चैनल्स पे। सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस था बेटा, इसके अंदर कम से कम 5 क्वेश्चंस है। थर्ड चैप्टर का ए पार्ट डिमांड एनालिसिस था, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 क्वेश्चंस तक है। बी पार्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर था, 5 to 6 क्वेश्चंस है। फोर्थ सप्लाई एनालिसिस, आज सेकेंड क्वेश्चन पढ़ाया हूं, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस मोर। इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, आप
इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सॉल्व करें। 3 लॉ हो जाएंगे। एक पढ़ाया हूं लॉ ऑफ डीएमयू जो चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। एक पढ़ाया हूं लॉ ऑफ डिमांड जो चैप्टर नंबर 3A में मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ सप्लाई जो चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग इन सब क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। सिस्टम से थोड़ा पढ़ना शुरू करो। मार्केट में टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, उससे पढ़ो। अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह है उससे पढ़ो। इफ यू आर गोइंग एनी कोचिंग क्लासेस का नोट्स है उससे पढ़ो। योर चॉइस। सब अच्छा लिखा हुआ है, जिससे चाहो आपको पढ़ना है। हर बार आपको बोल रहा हूँ लर्निंग इंप्रूव करो, कुछ बेसिक चीजें वो इंप्रूव करो। ये सब को आपको कंसीडर करके चलना है स्टूडेंट्स। अनटिल अनलेस आप ये सबको नहीं फॉलो करोगे नहीं होगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलेज ऑफिस ओपन है। कॉलेज ऑफिस में आप लोग जाकर अपना एडमिशन कराओ। 1200 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है, वो पे करके 11 से 12 का एडमिशन कंफर्म कराओ। कुछ समय में बोर्ड फॉर्म आना शुरू होंगे। हमारे एग्जाम मोरलेस अप्रैल मई में रहने वाले हैं। मे भी हो सकता है फेब में भी हो जाए, तो आप लोग थोड़े प्रिपेयर्ड करके चलो बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।